एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लगातार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे प्रीवियस ईयर, फिर बाकी जो टॉपिक बचे हैं सीडीपी के उनको भी मैं करा दूंगी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सीडीपी वाले जो सिलेबस है इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, बस लेवल थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। तो आप सभी बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से पूछा गया है, जिसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? देखते हैं, हम पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बोली थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, दोनों से प्रभावित होता है। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन दिखे जहाँ पे डेवलपमेंट की बात की हो और केवल केवल आनुवंशिकता दे दे, केवल हेरिडिटी दे दे या फिर केवल एनवायरनमेंट दे दे, वो ऑप्शन आप कर दीजिएगा, क्योंकि केवल से कुछ नहीं होता, इसमें दोनों चाहिए होता है। आनुवंशिकता भी ज़रूरी है, पर्यावरण भी ज़रूरी है, तो वही है जो डेवलपमेंट है वो दोनों से इन्फ्लुएंस होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो सेकंड थर्ड फोर्थ है ये सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पर्यावरण केवल, केवल वर्ड निगेटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड भी समझ लीजिए, ये गलत हो जाएगा इससे। फिर है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात नहीं, किसी भी जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए बच्चा गूंगा पैदा हो गया तो उसे पौष्टिक आहार देके दूर नहीं किया जा सकता है। फिर है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, किसी एक के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो सकती है। ये दोनों जब मतलब मिलेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तब ये उनसे इन्फ्लुएंस होकर कंप्लीट होता है डेवलपमेंट, ना कि किसी एक के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? अब पियाजे के सिद्धांत को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जो है पियाजे ने बोला है, पियाजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात की है? पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है। पहला इन्होंने बताया कि संवेदी गामक जिसे सेंसरी मोटर भी बोला जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इन्होंने इसमें ये बताया कि इसमें बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। एक तो इन्होंने ये बताया जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया, दोनों टर्म को याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगी, कोई बेकार की बातें नहीं होंगी। तो यहाँ पे पहला है वस्तु अस्थायित्व, और दूसरा इन्होंने बताया कि और ये रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है जैसे कि बच्चा अंगुली पकड़ लेता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है और वस्तु अस्थायित्व, ये दोनों गुण जो है संवेदी गामक में आते हैं। और इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया 0 to 2 ईयर, 0 से 2 ईयर। और इसको इंग्लिश में कहते हैं संवेदी गामक को सेंसरी मोटर। पहला स्टेज हो गया, इन्होंने 4 स्टेजेस को दिया है, पहला स्टेज कंप्लीट हुआ। दूसरा जो स्टेज है वो आपको पता होगा प्री ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल है जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, प्री ऑपरेशनल है जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। और पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें बच्चे के अंदर जीववाद होता है, एनिमिज्म जिसे बोला जाता है, जीववाद के गुण इसी में आते हैं। जीववाद नोट कर लीजिएगा आप, जीववाद पहली बात। दूसरी बात, चिन्ह और संकेत, इनका ज्ञान हो जाता है, चिन्ह एंड संकेत, मतलब कि साइन एंड सिंबल, इनका ज्ञान हो जाता है। जीववाद का ज्ञान हो जाता है। जीववाद उसे कहते हैं कि वो निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनको, उनमें भी वो सोचता है जीव है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको चोट लग जाती है, मान लीजिए दरवाजे से चोट लग गई, तो हम दरवाजे पे अगर मार देते हैं तो बच्चे को लगता है कि दरवाजे ने मार खाया, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये निर्जीव है और इसे चोट नहीं लगेगी, उसे लगता है कि उसे चोट लगी। तो वही है, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना, यही होता है जीववाद। एक तो जीववाद इंपॉर्टेंट है पूर्व संक्रियात्मक से, दूसरा चिन्ह और संकेतों का ज्ञान हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिक,
जिसे इंग्लिश में बोला जाता हिंदी में बोला जाता है अहम केंद्रित। मतलब कि बच्चा खुद को ही सब कुछ समझता है, वो सोचता है कि सारी चीज़ों में उसे ही प्रायोरिटी दी जाए, उसे ज़्यादा अहमियत मिले, तो ईगोसेंट्रिक भी होता है। जीववाद, चिन्ह एवं संकेतों का ज्ञान, साथ में आत्म केंद्रित, ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा आप, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में बनता है। फिर थर्ड स्टेज की हम बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम बोल सकते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल है ये। और इसमें इन्होंने ये बताया मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी क्वालिटी ये है, पहली जो क्वालिटी है इसमें संरक्षण के गुण आ जाते हैं। संरक्षण का मतलब ये है कि जैसे 2 ग्लास में आप वाटर रखें तो बता देगा, अगर इस ग्लास का वाटर उसमें उलट दिए तो वो बता देगा कि हाँ ये इसमें ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 2 ग्लास में वाटर है, ये वाटर है इसमें, और ये वाला ग्लास है थोड़ा सा पतला है ये। इसी का पानी अगर हम इसमें भर देते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है वो इस ग्लास को बड़ी देख के, लंबाई ज़्यादा देख के बोलता है कि नहीं इस ग्लास में पानी ज़्यादा है। जबकि जब संरक्षण का ज्ञान हो जाता है बच्चे के अंदर तो वो बोलेगा नहीं ये इक्वल है, क्योंकि इसी ग्लास का वाटर इसमें मतलब कि पलटा गया है, तो ये इक्वल है इस दोनों में पानी। तो यही होता है संरक्षण का गुण। इसे पलटावी गुण भी बोला जा सकता है। संरक्षण का गुण आ जाता है पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें पलटावी के जो गुण होते हैं ये भी आ जाते हैं, पलटावी का गुण ये भी होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें वर्गीकरण करना आ जाता है, जैसे अलग अलग चीज़ों को वर्गीकरण करना ये भी आ जाता है इसमें। वर्गीकरण, पलटावी के गुण, संरक्षण का सिद्धांत और रिलेशनशिप जो होता है, संबंध, मतलब किसी चीज़ में संबंध निकालना, जैसे कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो वो जानेगा कि b प्लस सी इज इक्वल टू ए होगा, तो ये संबंध निकालना भी वो जान जाता है। इतने गुण आपके आ जाते हैं थर्ड वाले स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक में। और जो टाइम पीरियड है पहले वाला का तो बताई थी 0 to 2 ईयर है, इसका 2 से पूर्व संक्रियात्मक जो था उसका 2 से 7 था, इसका 7 से 11 है। अब लास्ट स्टेज की हम बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेज। यहाँ पे फोर्थ स्टेज जो है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। हिंदी में इसे बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक, और इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें जो गुण होता है, एक तो तर्क करने का गुण आ जाता है, दूसरे बच्चे के अंदर इसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये विवेक की अवस्था है, और इसे बोला जा अमूर्त चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अमूर्त चीज़ों अमूर्त संक्रियात्मक भी इसका नाम है। एक नाम और याद रखिएगा, इसका नाम अमूर्त संक्रियात्मक भी है। इसमें अमूर्त चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अमूर्त का मतलब ये होता है जो चीज़ें होती हैं हमारे सामने पर दिखती नहीं है, जैसे 6 + 5 इज इक्वल टू 11 हम ओरली किसी से पूछे, या हम पूछ लिए 12 + 10 इज इक्वल टू 22, ये 11 हम 22 हम किसी बच्चे से ऐसे जाते हुए पूछ लिए कि 12 और 10 कितना होगा, तो वो होता है 22, तो ये अमूर्त है, ओरली बताया जा रहा है। तो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनका भी ज्ञान बच्चे को औपचारिक संक्रियात्मक में हो जाता है, और ये जो एज होता है इसमें टाइम पीरियड होता है वो 11 से अबव सारे बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक में आएंगे जब तक कि एडल्ट नहीं हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ, नोट डाउन जरूर टर्म कर लीजिएगा कि किस में कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पे चारों स्टेज आप समझ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? क्या इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो चरणों में होता है? चरणों में बताए, स्टेजेस में बताए, तभी तो इन्होंने जो विकास के 4 एज बताए, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। फिर है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने ये भी बोला है कि जब बच्चे खुद से बातें करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन करते होते हैं उस टाइम पे। और इन्होंने इस चीज़ को किसके रिगार्डिंग में बोला है? भाषा में। और क्या बोला है उस वार्ता को आप सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ हिंदी के वीडियो में, आप सभी देखिएगा उसको, कि खुद से बात करने को पियाजे ने क्या बोला है और वाइगोस्की ने खुद से बात करने को क्या बोला है। ये आपका होमवर्क है, SW है, कि खुद से बात करने को पियाजे ने क्या बोला है और वाइगोस्की ने क्या बोला है। इस चीज़ को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप सभी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये खुद से बात जब करते हैं तो वो ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, मतलब सेल्फ रेगुलेशन कर रहे होते हैं। फिर है निरंतर अभ्यास, गलत है, ये निरंतर अभ्यास की बात नहीं किए हैं, और यहाँ पे गलत वाला ही आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व जो संक्रियात्मक विचार है इसकी एक सीमा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, प्रतीकात्मक विचार, क्योंकि इसका ज्ञान हो जाता है तो ये इसकी सीमा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बोलिक थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, के अलावा निम्नलिखित कार्डों से खेल युवा
बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें से जो खेल है वो किसके अलावा और भूमिका निभाते हैं? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। जब एक्टिविटी होगी तो जो बॉडी है वो उसमें निपुणता तो आएगी ही, ये सही है। उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल स्टिमुलेट करता है, जो उनके सेंसेस होते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद गलत है ये पर्पज़ नहीं होता है। सुखद तरीका है, ये पर्पज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जब कहीं भी ऐसा ऑप्शन आपको दिखे तो वो ऑप्शन गलत होता है, नेगेटिव होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? प्रश्न वही बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा जो किस टाइप का होगा? रचनात्मक होगा। रचनात्मक का मतलब हम कह सकते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब, और दूसरी बात समझ लीजिए, ओपन एंडेड का मतलब है खुले उत्तर वाले प्रश्न। खुले उत्तर वाले प्रश्न वो होते हैं, रचनात्मक प्रश्न वो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वाले प्रश्न वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा उत्तर हों। एक से ज़्यादा उत्तर हों मतलब कि सोच सोच के उत्तर देना हो। जैसे कि मैं बोल दी कि इंडिया की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी या कैपिटल क्या है, तो आप एक वर्ड में दे दिए कि दिल्ली है, तो ये क्या हुआ? ये क्लोज एंडेड हो गया। ये मैं आपको बांध दी एक शब्दों में कि एक ही शब्द में इसका आंसर होगा दिल्ली, दिल्ली के अलावा कुछ नहीं होगा। वहीं मैं आपको दे दी कि क्या होता अगर इंडिया की राजधानी दिल्ली ना होके कोई और स्टेट होता, तो वहाँ पे क्या हुआ? अब अलग अलग बच्चे अलग अलग सोच के अलग अलग उत्तर देंगे, तो वो होगा ओपन एंडेड, खुले उत्तर वाला। मतलब खुल के कुछ भी उत्तर दो। और जो बंद उत्तर वाले होते हैं, एक ट्रिक बता दी, खुले उत्तर वाले मतलब ओपन एंडेड मतलब खुले खुले है, खुले का मतलब खुल के कुछ भी स्वतंत्र होके कुछ भी आंसर दो। और जो क्लोज एंडेड होते हैं, बंद उत्तर वाले, मतलब कि वहाँ पे बांधा जा रहा है, बंद मतलब बांधा जा रहा है एक उत्तर देने के लिए, तो वो होते हैं बंद उत्तर वाले। बंद उत्तर वाले बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, जबकि ओपन एंडेड वाले जो होते हैं वो बच्चों के लिए अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें माइंड का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो सबसे गंभीर रूप से कब सोचेगा बच्चा, किस टाइप के जब प्रश्न होंगे? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? वो यस और नो में है ये। या तो आप जैसे मैं बोल दी क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो आप या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, तो ये तो गलत है। सही जवाब क्या है? ये भी नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप, फिर नहीं है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? इसमें अलग अलग तरीके आ गए, तो यही है रचनात्मक, यही अच्छा होता है बच्चों के लिए, यही गंभीर सोचने के लिए आमंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाई हूँ, देख लीजिएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग विधि। मैं उस टाइम पे बताई भी थी कि इसमें कौन कौन से विधि आते हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, तो उसमें बोली थी। मैं पहली विधि की बात की थी कि यहाँ पे जो आता है वो प्रोजेक्ट मेथड आता है, जिसके जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड आता है। दूसरा आता है हेल्प से सीखना, ये भी इसमें होता है। खेल विधि से भी सीखना होता है इसमें। और साथ में जो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना होता है, ये भी होता है। ये सारी चीज़ें मैं प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बताई थी। तो यहाँ पे हम इन ऑप्शंस को ढूंढते हैं कहाँ है, किसमें है। यहाँ पे देखिए, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। अगर आप निगेटिव टैग वर्ड लगा के यहाँ आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो जो निगेटिव टैग वर्ड है उनको काट सकते हैं आप। रैंकिंग करना, काट देना। बच्चों को लेबलिंग करना, काट देते हैं। फिर रैंकिंग करना, फिर काट देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑटोमेटिक आंसर निकल आया। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 वाला हम देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखिए, प्रगतिशील शिक्षा से ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, कौन सा कथन ये बताएगा? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक, गलत है। लंबे समय तक रखना, बच्चों को बोर करना, कोई इसका वो नहीं होता है, क्योंकि एनसीएफ जो 2005 है, इसमें बोला गया है कि जो बच्चों को एजुकेशन देना है वो कैसे देना है? विदाउट बर्डन देना है। उसमें जो बच्चे हैं उनको बोझ ना फील हो, विदाउट बर्डन एजुकेशन देना है। तो ये लंबे समय तक अगर आप बच्चों को रखेंगे क्लास में, अपने कॉलेज स्कूल में, तो वो बोर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, गलत है ये भी।
स्कूलों में शिक्षा और सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पे सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ऐड हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप सभी बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और प्रीवियस ईयर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आप सभी बताइए। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है ये दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है और ये अपने सिद्धांत को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 में हर पार्ट में 2-2, मतलब कि टोटल 6 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। 3 में 2 मतलब कि टोटल 6 स्टेजेस। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस इन्होंने बताए हैं और अपने नैतिक विकास में क्या क्या इन्होंने बताया है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए होंगे जिनको नहीं पता होगा। यहाँ पे देखिए जो नैतिक विकास है इन्होंने पहला स्टेज जो दिया वो दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्टेज। इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने बोला है कि ये जो स्टेज है वो पहला आज्ञा एवं दंड इसी में है, आज्ञा दंड इसी में है पहला। और दूसरा है अहंकार की अवस्था, जिसे ईगोसेंट्रिक बोला जाता है। अहंकार का मतलब कुछ उस टाइप का घमंड से मत लीजिएगा। बच्चा खुद को मतलब सोचता है कि उसे लोग अहमियत दें बस, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें घमंड कहाँ से रहेगा। तो ये है आज्ञा एवं दंड पहला। दूसरा है अहंकार की अवस्था, ये किस में है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, पूर्व परंपरागत अवस्था में। फिर आता है इसके बाद सेकेंड स्टेज जो आता है वो आता है परंपरागत। परंपरागत जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कहते हैं। इसमें 2 क्वालिटी इन्होंने इसमें भी बताई, क्योंकि मैं बोली हूँ 3 पार्ट में डिवाइड किया पहले, फिर 3 में हर पार्ट में 2-2। इसमें इन्होंने बोला कि प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। और दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, ये इन्होंने बताया है। इनको नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोल देगा कि प्रशंसा की अवस्था किस में आती है, तो आपको लगाना होगा परंपरागत स्थिति वो स्टेज में। थर्ड वाला और लास्ट वाला हम बोल सकते हैं, इन्होंने बताया पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल इन्होंने बताया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत, ये होता है। और इसमें इन्होंने 2 चीज़ें क्या क्या बताई। एक तो उसमें 5th वाले में सामाजिक था, अब मतलब 4th वाले में, और इसमें भी रहेगा सामाजिक। इसमें समझौता होगा, उसमें सम्मान था, इसमें सामाजिक समझौता हो रहा है। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसे अच्छा नहीं लग रहा है समाज के नियम कानून, क्योंकि यही होता है जो वैसे वाले एज होते हैं बच्चों के। फिर है सामाजिक समझौता यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे इस चीज़ के डिफरेंस को आप ध्यान में रखिएगा। 4th वाला जो स्टेज था वो भी सामाजिक से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सम्मान था। अब यहाँ पे समाज के साथ समझौता हो रहा है। फिर है विवेक की अवस्था। लास्ट वाला जो है वो है विवेक की अवस्था। यही है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत। मैं डिटेल में पढ़ा रखी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से जैसे कि आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं कि उनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अगर उन टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं और सारे टॉपिक को ना क्लियर करके केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को ही क्लियर कर लेते हैं, फिर भी आप 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप पा ही जाएंगे। और अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए, सारे वीडियोस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। विस्तृत परीक्षण, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच, कार्रवाई नहीं है, नैतिक तर्क मतलब उन्होंने नैतिकता और संज्ञान मतलब दोनों चीज़ में रिलेशन बताया। जैसे कि जो संज्ञान है एक तो ये, और दूसरा है नैतिकता, इन दोनों में बोला कि ये सहयोग का रिलेशन है, यही इन्होंने बोला है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक नहीं बोले हैं वो, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ये किसने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये किसने दिया है, ये दिया गया है आपके वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है।
और ये सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसे बोला जाता है। इसका एक और नाम है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जान लीजिएगा। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये कभी कभी पूछा जाता है किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। और इन्होंने इस सिद्धांत में बोला क्या है, अब ये हम देखते हैं। इन्होंने बोला है कि निकटवर्ती जो सिद्धांत है इसमें, एज एग्जाम्पल पहले लीजिए फिर मैं बताती हूँ क्या इन्होंने बोला है। मान लीजिए कोई बच्चा था, वो 2+3=5 कर पा रहा था, लेकिन टीचर ने एक दिन दे दिया उसको 2+3 × 2 कर दिया। अब बच्चा क्या कर पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है। वो यहाँ तक तो कर ले रहा है कि 2+3=5, यहाँ तक तो कर ले रहा है, लेकिन उसे अब आगे का इतना नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्या कर पाए। इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो टीचर ने क्या किया, टीचर आए, थोड़ा सा हेल्प कर दिए। वो बोले कि चलो बेटा मैं बताता हूँ कैसे इसको आगे का करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 जितनी बार रहता है उतनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, 5 × 2 = 10 कर दिया। किसके हेल्प से किया, टीचर के हेल्प से, या कोई बड़ा जो उससे ज़्यादा समझदार होगा वो उसने बताया और बच्चे ने कर दिया। थोड़ा सा हेल्प पाया बच्चा, कर दिया। तो यही हेल्प क्या कहलाता है, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत में इन्होंने यही बताया कि यही जो हेल्प है वो पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब यहाँ तक आप समझ गए, मिटाती हूँ इसको, एक मिनट। इसी को इन्होंने पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग बोला। अब इन्होंने बोला ये क्या है, ये हेल्प करना स्कैफोल्डिंग है, जिसे पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग है ये। और इन्होंने बताया कि जो स्कैफोल्डिंग है ये तब लगता है जब बच्चा विकास के समीप रहता है। मतलब वो 2+3=5 कर पा रहा था, बस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, विकास के समीप रहता है। जब बच्चा विकास के समीप रहता है मतलब कि उसका ऑलमोस्ट विकास हो चुका रहता है, बस थोड़ा सा हम हेल्प करें, कोई काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी हेल्प के बाद वो पूरे काम को कर लेता है। तो वही है निकटवर्ती विकास का सिद्धांत, मतलब कि विकास के करीब तो है लेकिन टोटल नहीं कर पा रहा है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत मतलब कि विकास के समीप तो है लेकिन टोटल नहीं कर पा रहा है। वो टोटल करने के लिए उसे क्या चाहिए हो रहा है, हेल्प चाहिए हो रहा है। वही हेल्प क्या है, स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है, ढांचा है। ये किसके द्वारा बोला गया, ये वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया। तो इसका हम देखते हैं क्या है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, अधिकतम विकास नहीं हुआ है, उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता तो वो 2+3 × 5 मतलब 2+3 × 2 भी कर पाता वो। फिर है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा हेल्प किया टीचर ने, बच्चे ने स्वयं सारा कार्य को कर लिया। ऑप्शन में थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है, इसमें पता होगा आपको उभयलिंगी का मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण हो। तो इसी के द्वारा हम लगा सकते हैं इसके आंसर को। स्त्री स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भ, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो कोई फीमेल है उसका मेल हो जाता है, जो लक्षण है ये गलत है। इसमें ये जो उभयलिंगी होगा इसमें मेल प्लस फीमेल होगा, ना कि ओनली मेल, नॉट ओनली ये वाला फीमेल। तो यही है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बिल्कुल सही है, इसमें जो फीमेल है मेल है दोनों की क्वालिटीज आ जाते हैं। सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, किसको छोड़ के, सबके द्वारा, ट्यूशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जो ट्यूशन होता है उसमें बच्चों को कोई मतलब कि वैसी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती कि लड़की हैं, बाकी मीडिया में, समाज में, संस्कृति में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्ड जो ये असेसमेंट होता है, इसमें क्या किया जाता है, आलोचनाओं में से एक यह है कि इसकी मतलब क्या बुराई है। मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं उनकी क्या क्या बुराइयां हैं, इनमें से एक बुराई को हमें बताना है। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मानक बन जाता है उसी के अकॉर्डिंग सबको ढाला जाता है। तो यही है, ये पक्षपाती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक का मतलब क्या है, एक से अधिक, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो ये काम आएगा। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस की तैयारी, ये सिद्धांत दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स।
इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो कई प्रकार की हो सकती है, ये सही भी है। जो बुद्धि है वो देखिए जैसे कि बीच में इंटेलिजेंस है, ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मेंटल हो सकती है, मानसिक बुद्धि हो सकती है, सामाजिक बुद्धि हो सकती है, आपकी आर्थिक बुद्धि हो सकती है, और भाषाई बुद्धि हो सकती है, व्यक्तित्व वाली बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जो सीखने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताई थी, जब मैं असेसमेंट, आकलन और ये मूल्यांकन मैं टॉपिक पढ़ाई हूँ, आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं बोली हूँ कि जो इवेल्युएशन है ये 3 प्रकार का होता है। जो मूल्यांकन असेसमेंट है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है असेसमेंट एज होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब कि सीखने के रूप में, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं के रूप में आकलन, मतलब कि हम सीख भी रहे हैं उसी में आकलन भी हो रहा है। और दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि सीखने का मूल्यांकन, इसमें कहा जाएगा सीखने का मूल्यांकन। सीखने का मूल्यांकन में जो होता है, आप समझ लीजिए कि आपका ईयरली एग्जाम, एग्जाम्पल मैं बता दी, बाकी सब आप समझ ही जाएंगे। ईयरली एग्जाम मतलब कि जो लास्ट में होता है, हम क्या कुछ सीखे हैं, क्या जानते हैं, क्या पूरे साल में पढ़े हैं, उसका लास्ट में होता नहीं, और कितनी उपलब्धि हमारी रही है उसका लास्ट में आकलन कर लेना, परीक्षा ले लेना, वही हो गया आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब जो सीखे हैं उसका ये असेसमेंट मूल्यांकन करना। फिर थर्ड वाला आता है यहाँ पे एज और ऑफ, आपको पता चल गया हो, एज मतलब के रूप में, और का आपको पता चल गया, आप सीखने के लिए असेसमेंट फॉर जिसमें रहता है, फॉर ज़्यादा रहता है, सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए वाले में क्या होता है, सीखने के लिए वाला जो होता है वो क्लास में होता रहता है, मतलब कि मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ मूल्यांकन, ये असेसमेंट पढ़ा रही हूँ, फिर मैं 2 लाइन आपको बताई, फिर आपसे पूछी कि ये बताइए, जो मैं अभी जस्ट बताई हूँ वही मैं पूछ ले, ये बताइए आकलन मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो मैं ये क्यों क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप कितना समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा पढ़ाऊँ इस चीज़ को, इसलिए मतलब कि सिखाने के लिए आपको मैं ऐसा पूछ रही हूँ। तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है। फिर देखते हैं इसमें क्या है, असेसमेंट सीखने के लिए हो एक है, दूसरा सीखने के मूल्यांकन। अब देखते हैं ऑप्शन कौन से सही है। सीखने की बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना, बिल्कुल सही है। सीखने के लिए जो होता है इसमें प्रगति होता है, मतलब कि कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया है इसको जानते हैं। और जो सीखने के मूल्यांकन होते हैं उसमें जो उपलब्धि स्तर है, जो अचीवमेंट लेवल है, इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन से क्या इसमें से रिलेटेड नहीं है। पहला है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसको मैं पढ़ाई हूँ किसी वीडियो में बीच में। अब आप बताइएगा किस अधिकार अधिनियम द्वारा ये कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आया, जिसे CCE बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पूछा जाता है, ये आपकी लैंग्वेज वाले पेपर में पूछा जा सकता है, CCE का फुल फॉर्म। तो ये अधिकार अधिनियम द्वारा किया गया था, ये तो सही है यहाँ पे। फिर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये अभिन्न अंग ही है। फिर है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। उपलब्धि यहाँ पे दिया ही गया है कि मूल्यांकन हो रहा है तो उपलब्धि पर केंद्रित होगा ही। फिर यह बच्चे को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित, बच्चे को लेवलाइजेशन करना, ये इस किसी भी एक्ट का, किसी भी चीज़ों का पर्पज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि नहीं पूछा गया, तो गलत वाला ही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही थी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम तक मैं टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगी, और इसी प्रीवियस ईयर के PYQ के माध्यम से ही आपके जो PYQ में जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।